Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 साइंस। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा लास्ट क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने ये समझा था कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मेटल्स में हीट फ्लो होती है, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने मेटल्स की पढ़ी थी। उसके साथ साथ हमने नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया कि नॉन मेटल्स आपके हार्ड नहीं होते, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, नॉन मेटल्स में आपकी हीट कंडक्ट नहीं होती। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हमने और एक्सेप्शंस भी वहाँ पर देखे थे। कार्बन बेसिकली एक एक्सेप्शन ही है जिसके लिए हमने एक अलग से चैप्टर को पढ़ना है। कार्बन को हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोफ्स होते हैं जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि कार्बन का एक एलोट्रोफ होता है डायमंड। डायमंड में बेटा क्या होता है? डायमंड आपका नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, बट कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन का एक एलोट्रोफ होता है डायमंड। डायमंड क्या है? नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस। उसके अलावा कार्बन का एक अनदर एलोट्रोफ होता है जिसका नाम होता है ग्रेफाइट। ठीक है, इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, इसको ल्यूब्रिकेंट की जगह पर भी यूज़ किया जाता है और ग्रेफाइट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना है। उसके अलावा कार्बन के अदर एलोट्रोफ्स होते हैं जैसे कि फुलरेंस होता है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेफीन होता है। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज़ और, ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बेसिकली जिस तरीके से हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है उसी तरीके से कार्बन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब लाइफ का कार्बन से क्या कनेक्शन है? तो हम ऐसे समझते हैं कि लाइफ जब बायोस्फीयर है तभी तो हम वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। बायो मीन्स लाइफ, तो जो लाइफ का स्फीयर होता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर हर एक प्लैनेट पर तो होता नहीं है, अर्थ पर ही सिर्फ बायोस्फीयर है। अर्थ पर बायोस्फीयर क्यों है? क्योंकि अर्थ पर होता है पानी, और पानी वाली लेयर को हम कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। राइट, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? ओशियंस है हमारे पास फ्रेश वाटर है ग्लेशियर्स की फॉर्म में, ये सारी चीज़ें। अब बेटा ये बताओ कि ओशियंस के अंदर क्या होते हैं? ओशियंस के अंदर वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वाटर ऑर्गेनिज्म से कार्बन का क्या रिलेशन है? वाटर ऑर्गेनिजम्स की जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चलिए ये एक लेयर कंप्लीट हुई, हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर होने के लिए इट मीन्स के लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए और दूसरी कौन सी लेयर हमें चाहिए? बेटा हमें दूसरी लेयर चाहिए होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? जहाँ पर एयर होती है, वो सारी एयर मौजूद होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अब कार्बन कहाँ पर है? कार्बन की हमें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो हम रिलीज़ करते हैं, हमें ज़रूरत क्या है? बेटा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको CO2 की ज़रूरत है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। कितनी होती है? 0.03%। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कार्बन की हमें ज़रूरत होती है, दैट इज़ लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है रॉक स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे मैम रॉक की क्या ज़रूरत है? रॉक की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर होते हैं मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, इन सब में कार्बन होता है। कार्बन कितना होता है लिथोस्फीयर में? 0.02%। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे अर्थ क्रस्ट की, जिसको मैं लिथोस्फीयर कह रही हूँ, अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रीली मूव नहीं करता, ऑक्सीजन बाइंडेड फॉर्म में होता है। सेकंड कितना होता है ऑक्सीजन? अगर आप लोगों को मालूम हो तो 46.6%। सेकंड नंबर पर क्या आता है? सेकंड नंबर पर आता है सिलिकॉन, ये होता है 27.7%। थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम, और 15th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट हमारे पास होता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का इंपॉर्टेंस समझ में आया। ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन होता है 18%। अब आप कह रहे थे कि मैम लिथोस्फीयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए? लिथोस्फीयर तो एक रॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें तो मिनरल्स होते हैं, हमारा क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमारे पास मिनरल्स कार्बन के ना भी हों तो? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाली, उसको नोट डाउन करिएगा। काफ़ी वक्त पहले नासा ने एक स्टडी की। ठीक है, उन्होंने देखा कि एक प्लैनेट है जिसका नाम है कैंक्री 55। आप इसको सर्च करिएगा, कैंक्री 55। ये पूरा का पूरा प्लैनेट डायमंड का बना हुआ था और नासा ने इस पर स्टडी करना छोड़ दिया। अब आप सोचो डायमंड बेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो नासा ने इस पर स्टडी करना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहाँ पर लिथोस्फीयर नहीं था, वहाँ पर रॉक्स नहीं थी, और लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए रॉक्स की ज़रूरत होती है। तो इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको और भी इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.1।
इसमें हमने क्या करना है एक्टिविटी में, आपको सबसे पहले 10 थिंग्स की एक लिस्ट बनानी है और आपको उन सारी लिस्ट की थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो आप कंज्यूम करते हो सिंस मॉर्निंग। जैसे सुबह में आप उठे, आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने खाना खाया, तो जो जो चीज़ें आपने सारी एक्टिविटीज़ की उन सब की आप लिस्ट बना लोगे। अब देखोगे कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ करी हैं, ठीक है, टोटल। अब आप क्या करने वाले हो, सारे के सारे स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स हैं सब एक जगह इकट्ठे होंगे और सब कहेंगे कि मैम इन सारी लिस्ट में से हमें देखना है कि कार्बन किस किस में होता है। तो आपने ये सब किया, उसके बाद आप देखोगे अपने टीचर के पास जाओगे, आपके टीचर आपको बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द लिस्ट जो आप बनाकर लाए हो ना बेटा, इन सब में मैक्सिमम चीज़ों में आपको कार्बन मिलेगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कार्बन, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। नाउ हम जो कपड़े पहनते हैं, फूड जो खाना खाते हैं, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स, सब में बेटा कार्बन होता है। ये इतना वर्सेटाइल एलिमेंट है कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप इस क्लास में पढ़ने वाले हो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं उसमें आपके ह्यूमन बींग्स हों, उसमें आपके प्लांट्स होते हैं, उसमें आपके माइक्रोब्स, कुछ भी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो अमाउंट होता है कार्बन का जो अर्थ क्रस्ट के अंदर है वो कितना है, क्वाइट मेजर, बहुत छोटा है लेकिन बेटा फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया लिथोस्फीयर में कितना 0.02%, ठीक है। किस किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो 0.03% होता है किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। बॉन्डिंग की अगर बात करें, बॉन्डिंग्स इन कार्बन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी की थी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जैसे कि NaCl, जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स की जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर आप इनको मेल्ट करोगे तो बहुत देर में जाके मेल्ट होते हैं, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है, कब, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में हो या फिर मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट क्या होती है, जब आप इनको बहुत ज़्यादा हीट करते हो विदाउट वाटर तो ये आपके लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, दैट इज मोल्टन स्टेट। तो इन दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर आगे हम देखें बेटा, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बट अगर आप देखो टेबल 4.1 के अंदर तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं जहाँ पर आपको ये डेटा दिया गया है कि कितनी एसिटिक एसिड कार्बन कंपाउंड है, कितनी मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है। क्लोरोफॉर्म कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेबल से आपको समझ में आ रहा है ना कि कितना बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बन कंपाउंड्स का। अगर हम देखें ये कंपाउंड्स आपके कैसे है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये लार्जली नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ज़्यादातर कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयंस फॉर्म नहीं होता है। आयंस फॉर्म क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि बॉन्ड जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें शेयरिंग हो जाती है, इस वजह से कोई भी आयंस फॉर्म नहीं होता। एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करती है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन का लेते हैं। कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम उनका कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 4। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अंदर वाली जो शेल होगी के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर की शेल में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, नाउ वी नो द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज दियर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की क्या रिएक्टिविटी होती है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इट मीन्स कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने का मतलब है कि उसने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम क्या डिफाइन करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी। अगर एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाता है आइदर बाय अचीविंग और
गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या फिर किसी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है तो उससे क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। जैसे हमने Na के केस में पढ़ा था ना, NaCl, तो Na में कितने एटॉमिक नंबर होता है, 11। क्लोरीन में कितना होता है, 17। इसको कैसे देखेंगे, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8 1 और क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 एंड 7, तो यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, इसीलिए इसमें क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना ये। सोडियम क्या करता है, इसके पास क्या है, बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इसीलिए बाहर में 8 रह जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तभी हम जब NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Na++Cl- आयन में टूट जाता है। लेकिन बेटा अब कार्बन के केस में क्या होगा, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि कार्बन में क्या होता है 2 और 4, बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब उसको कंप्लीट करना है ऑक्टेट, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना है या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। It could gain 4 electrons forming C-4 ion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electron। क्या मतलब है इसका, देखो बेटा, कोई भी एटम जब होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्फेरिकल होता है। एटम के जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल चार्ज होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ये होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आपके एटम का। अब यहाँ पर कार्बन का एटम देखते हैं, तो कार्बन का एटम अगर मैं बनाती हूँ तो इसके सेंटर में आप मुझे बताइए कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज C6, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन होंगे, ऑफ कोर्स 6 प्रोटॉन होंगे। तो कार्बन को मैंने दे दिए 6 प्रोटॉन, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 6 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग डिस्क्रीट शीट होती है। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, कार्बन को अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 4 तो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी है, 4 उसको और चाहिए। तो ये समझिए कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर कैसे करेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उसके बाद बाहर वाली शेल में और उसके सेंटर में प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। तो एक कोई भी एटम जब स्टेबल होता है जब उसमें इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन यहाँ पर 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से होल्ड करेंगे, मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी वहाँ पर उनकी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, C4- आयन नहीं बन पाते। चलिए दूसरी कंडीशन समझते हैं कि कार्बन क्या कर रहा है, अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उनको लॉस कर रहा है। अब बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसकी अंदर वाली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और जो उसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन 6 रह जाएंगे। अब बेटा आप सोचिए कि 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी एनर्जी की शेल जो होती है उसकी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, C4- आयन भी नहीं बना सकता, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो फिर दूसरा कर रहे हो तो बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। सो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन क्या करता है कि ना ही तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे पा रहा हूँ, ना ही मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता हूँ। अब किसके साथ शेयर करेगा, कोई कहता है कार्बन के पास आकर कि कार्बन चलो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, तो कार्बन के साथ कार्बन शेयर कर लेता है, या फिर कोई और सा आइटम आ जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी वहाँ पर उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो, तो ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। नॉट जस्ट कार्बन, सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं करता, बहुत सारे एलिमेंट ऐसा करते हैं बेटा, जिसकी वजह से शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की इस मैनर में। और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कौन सी शेल से बिलोंग करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से। इस बात पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, इनर मोस्ट शेल से नहीं जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन लेट्स लुक सम सिंपल मॉलिक्यूल। अब हम कैसा करते हैं, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ हाइड्रोजन का केस। हाइड्रोजन क्या है, सिंपल सा मॉलिक्यूल है। देखिए ये है आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मास भी 1 होता है। अभी मास को ध्यान में मत रखिए, एटॉमिक नंबर को रखिए। अब एटॉमिक नंबर 1 है तो ये मैंने बनाया मास हाइड्रोजन का एटम। अब हाइड्रोजन का ये एटम है, सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर
एक प्रोटॉन होगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, सेंटर में एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। किसकी शेयरिंग होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इसके नियरेस्ट कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हीलियम का, क्योंकि हीलियम इसके नियरेस्ट नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर आप लोगों को नोबल गैस नहीं पता तो आप क्या करिए, पीरियोडिक टेबल के पास जाइए, वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो आपकी हीलियम है, हीलियम के बाद नियोन आती है, उसमें 10 होता है, ठीक है, हीलियम पे 2 होता है, फिर ऑर्गन 18, ये सब। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो रिप्रेजेंट करता है एक लाइन के जरिए। अभी तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी, अब मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दूंगी कि ये क्या हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। यही सेम चीज यहाँ पर दिखाई हुई है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। अब आप क्लोरीन के केस में देखो तो क्लोरीन में भी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनता है Cl2Cl2। कैसे बनेगा, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे, मैं आपको बताऊँ। Cl कितना होता है, सबसे पहली वाली शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली शेल में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 होता है ना एटॉमिक नंबर, और उससे बाहर की शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर इसको कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दूसरे क्लोरीन से कहता है कि भाई तुम अब मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। ये वाला बाहर वाली शेल इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। ये यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अंदर वाले वो दिखाने नहीं होते, अंदर वाली शेल मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, सिर्फ आपको आउटर मोस्ट शेल को दिखाना होता है। ऑलरेडी मैं इस बारे में पहले बात कर चुकी हूँ। नाउ इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के केस में बेटा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से देखना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास होता है 16, उस पर नहीं जाना। 8 कितने प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो बात करते हैं, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन, अब इनको देख लेते हैं, इनका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, अंदर वाली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर दिखाएंगे, अंदर वाले नहीं दिखाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसको आप कैसे भी दिखा सकते हो, डॉट करके, क्रॉस करके, जैसा आपका मन करे। यहाँ पर भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया हुआ है। अब बेटा देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट क्या करना है, ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 8 की। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो 2 बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देख लेते हैं कितना होता है, N7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चलिए करते हैं 2 5। अब ये 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो बेसिकली क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज। तो इस तरीके से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और नाइट्रोजन भी आपका डाई एटॉमिक होता है क्योंकि 2 नाइट्रोजन होते हैं। डबल बॉन्ड बनता है किसके बीच में, ऑक्सीजन के केस में ये भी आपका डाई एटॉमिक होता है। डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम। क्लोरीन भी आपका डाई एटॉमिक होता है, हाइड्रोजन भी आपका डाई एटॉमिक होता है, ठीक है। किसी एक मोनो एटॉमिक एटम का नाम मुझे बताओ जरा प्लीज। नाउ अब आपको बनाना है अमोनिया। किस तरीके से बनाते हैं अमोनिया का, NH3। अब N क्या है, N पे अभी मैंने आपको बताया था 2 और 5, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इस तरीके से नहीं बनता है स्ट्रक्चर, बेसिकली ऐसे करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन मैंने ये आपको शो करने के लिए बना दिया है ना, आप इसको रेक्टिफाई करिएगा। चले अब मेथेन के बारे में पढ़ते हैं। मेथेन वाइडली यूज होता है एज ए फ्यूल, एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है कार्बन का, क्योंकि कार्बन में सिंगल कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो मेथेन बन जाता है, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। हाइड्रोजन जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट क्यों होता है बेटा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए 4 शेल्स बनाता है, 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, और एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। क्योंकि जब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना इसके पास भी, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मेथेन का। अब एलोट्रोप्स पढ़ते हैं कार्बन के। मैंने ऑलरेडी आपको एलोट्रोप्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर सिर्फ 3 एलोट्रोप्स की बात हुई है, डायमंड की, ग्रेफाइट की एंड बकमिंस्टर फुलरेन, जिसको C60 भी कहते हैं।
अब ये जो एलिमेंट है कार्बन, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। इसकी वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। डायमंड की अगर बात करें, ग्रेफाइट की, तो ये भी कार्बन के एटम्स होते हैं इनके अंदर, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान से देखना है। डायमंड के केस में अगर हम देखें तो हर एक कार्बन कितनों से बाउंडेड है, 4 कार्बन से बाउंडेड है, 4 कार्बन से, ठीक है। और ये एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए एक कार्बन, ये 1 2 3 4, किसी भी कार्बन को बेटा आप उठा लीजिए, हर एक कार्बन 4 कार्बन से बाइंडेड आपको मिलेगा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 4 से बाइंडेड है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है डायमंड के केस में, क्योंकि हर एक कार्बन 4 से बाइंड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से बाइंडेड होता है। दिस कार्बन 3 कार्बन से बाइंडेड होता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, जिसको हेक्सागोनल एरे बनाता है। ऑन दीज बॉन्ड्स डबल बॉन्ड फॉर्म होता है एक जगह पर, वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड हो जाती है क्योंकि डबल बॉन्ड बना दिया है हमने। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बाय द हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड इन वन अबव द अदर, ठीक है। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़े, डायमंड के, ग्रेफाइट के, जो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, इवन दो ये केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ध्यान रखना है, जो एरोट्रोफ्स होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल तो कार्बन है ना, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती है। अब डायमंड के केस में देखें तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमंड स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट को आपको एक गुड कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जितने भी आपके बैटरीज वगैरह होती हैं सब में ग्रेफाइट यूज होता है। ये एक नॉन मेटल है, बेटा ध्यान रखना है। डायमंड आपका सिंथेसाइज किया जा सकता है प्योर कार्बन से, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर। जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं वो बड़े छोटे छोटे से होते हैं, अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल। वैसे आप डिस्टिंग्विश तो नहीं कर सकते, लेकिन होते बहुत छोटे छोटे हैं। फुलनेस की बात करें तो ये भी एक एलोट्रोफ होता है कार्बन का, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट वन ऑफ द आइडेंटिफाइड वाज C60। जो फुलरेंस है आपका, ये भी एक अनदर क्लास होती है कार्बन के एलोट्रोफ की। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया था एज ए C60। कार्बन अरेंज होता है इसमें शेप, किसकी शेप में, फुटबॉल की शेप में, इसीलिए जियोडेसिक डोम डिजाइन का होता है। यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने इसको आइडेंटिफाई करा और इसका नाम है फुलरेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। तो आप क्या करोगे, पहले कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ऑक्सीजन के 8 होते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 6, तो कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे, बचे हुए 4 यहाँ पर लिख देंगे। ऑक्सीजन में फिर दोबारा से लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख देंगे, बचे हुए 4 आप यहाँ पर लिख दोगे। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है कार्बन के, ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ, क्या बॉन्ड बनेगा, कार्बन के साथ डबल। कार्बन के भी टेट्रावैलेंसी फुल हो गए और ऑक्सीजन के भी, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या बनवा, सल्फर का। सल्फर क्या होता है, सल्फर बेटा पॉली एटॉमिक होता है। अगर आपको नहीं पता पॉली एटॉमिक का मतलब, तो जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स ऐड होते हैं उसको पॉली एटॉमिक कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये आपको क्या करना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होता है यहाँ पर सल्फर का स्ट्रक्चर, इसको क्रोन स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, जैसे हमने मेथेन का स्ट्रक्चर देखा। उसके साथ साथ बेटा कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन होती है कि कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है, जो कार्बन क्या करता है, अदर कंपाउंड्स के साथ, अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है और एक लॉन्ग चेन बना लेता है। कार्बन 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 कितनी लंबी चेन बना लेता है, ठीक है, इसको हम कैटेनेशन कहते हैं। उसके साथ साथ बेटा ये कार्बन ही नहीं, बहुत सारे एटम्स ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई लंबी चेन बना सकता है दैट इज कार्बन। इसीलिए कार्बन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं। ये जो कंपाउंड है, लॉन्ग चेन कार्बन की बना लेगा, ब्रांच चेन बना लेता है, कार्बन की अरेंज रिंग में अरेंज हो जाता है। उसके साथ साथ आप देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुत 3 तरह के बॉन्ड ये बना लेता है। अगर हम बेटा ये देखें
कि कोई भी अदर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, कोई अदर एलिमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता कैटेनेशन की, किस तरीके से, टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। जितना कार्बन कंपाउंड में हम देखेंगे इतनी एक्सटेंट पर आपको कोई भी दूसरे एटम्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हालांकि सिलिकॉन भी ऐसा कंपाउंड है जो कि कैटेनेशन शो करता है, लेकिन कब तक शो करता है, अप टू 7 to 8 एटम। बट कार्बन तो बहुत ज़्यादा तक कर सकता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो स्टेबल भी होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इस कार्बन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि कार्बन का एटम छोटा होता है, इसीलिए बहुत सारे एटम्स बना लेते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और कार्बन को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। कंपाउंड्स अगर हम कार्बन के देखें तो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में ये कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद अदर एलिमेंट वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, कुछ तो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, इसी वजह से ये ज़्यादा एटम्स के साथ, ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना लेता है। नाउ अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर समझने हैं जो कार्बन के अंदर हमें मिलते हैं। वन इज टेट्रावैलेंसी, अनदर इज कैटेनेशन। अगर आप इन दोनों कंपाउंड, दोनों प्रॉपर्टीज़ को कार्बन की अच्छे से समझ लो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इनिशियली तो हम इनको एक्सट्रैक्ट करते थे नेचुरल सब्सटेंस से। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ पहले मैं आपको बताती हूँ, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एक थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें ये माना जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस से मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल दूं कि बेटा जो नेचुरल एसिड होते हैं तो आप मुझे बताओगे कि मैम टार्टेरिक में नेचुरल एसिड होता है, लेमन में नेचुरल एसिड होता है। तो हर किसी के बच्चे के जहन में ये बात आती है कि नेचुरल, ऑर्गेनिक मतलब सब कुछ नेचुरल चीज़ों से। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी। उसके बाद 1828 में कुछ ऐसा हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम फ्रेडरिक वोहलर था। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO। अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया और हीट करने के बाद इन्होंने यूरिया बनाया, और यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, यूरिया बनाया। यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो अमोनियम साइनेट है ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया 1828 के बाद से हम इस चीज़ पे भी रिलाई करने लगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो बच्चा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन दोनों के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। सैचुरेटेड के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं n का नंबर 1 ले लेती हूँ तो C1 हो जाएगा। H को आप 2n से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपका CH4। सो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है जहाँ पर n = 1 है, दैट इज CH4। और CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का। अब आपसे कोई पूछे कि मीथेन कैसा कंपाउंड है, मीथेन एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ओके, अब यहाँ पर इसके आगे भी आपको मैं बहुत सारे रूट वर्ड बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस हम याद रखेंगे। चलें, अब यहाँ पर दिया हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज डेराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथेन क्या, सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, आप रूट वर्ड याद कर लो। अगर C1 होता है, C का नंबर 1 होता है तो हमारे पास रूट वर्ड होता है मैथ। अगर C का नंबर 2 होता है तो हमारे पास रूट वर्ड होता है इथ। अगर C का नंबर 3 होता है तो हमारे पास रूट वर्ड होता है प्रोप। ओके, इसी तरीके से C4 के लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं, ब्यूटा ब्यूट, और C5 के लिए हम पेंटा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन का स्ट्रक्चर, यानी कि 2 कार्बन हमने लेने हैं, तो CnH2n में आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे। इट मीन्स कि हमें n = 2 करना है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, C2H6। यहाँ पर आप डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हो इथेन का किस तरीके से बना है। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑफकोर्स 4 होंगे।
तो यहाँ पर इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, क्रॉस बना सकते हो या फिर डॉट बना सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। दूसरे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के पास। आपको पता है कि हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया है। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। डुप्लेट होता है हीलियम के पास ये चले गए, हीलियम के पास 2 होता है ना। हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट किया और कार्बन ने क्या कंप्लीट किया? कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। 2 की शेयरिंग, 2 की शेयरिंग, 2 की शेयरिंग और 2 की शेयरिंग, कितने हो गए? 4 की 8 की शेयरिंग हो गई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अब हम डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हमने देखना है। पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, फॉर्मूला बता रही हूँ। अनसैचुरेटेड के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जब हमारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये भी अनसैचुरेटेड होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। चलो सबसे पहले इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर C का नंबर 2 रखूँगी तो क्या आएगा? C2H2 तो C2H4 हो जाएगा। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया। अब हम क्या करते हैं? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन क्या होता है? टेट्रा वैलेंस होता है। 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लगाए, नहीं कंप्लीट हो रहा ना, क्योंकि 4 ही हाइड्रोजन हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे ताकि वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। अब एक कार्बन की 2 वैलेंसी इधर और 2 इधर कंप्लीट हुई। इस कार्बन को देखें तो 2 वैलेंसी यहाँ पर और 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो स्टेप 3 में आपने C2H4 का स्ट्रक्चर बना लिया। मैंने आपको रूट वर्ड बताया, रूट वर्ड आपका यहाँ पर C2 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पर प्रीफिक्स का याद रखना है, प्रीफिक्स। देन रूट वर्ड यहाँ पर हम लिखते हैं जब भी कोई नाम लिखते हैं कार्बन कंपाउंड का, और लास्ट में लिखते हैं हम सफिक्स। ठीक है, जब आपके पास बेटा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एल्केन, हम उनको बोलते हैं एल्केन, और लास्ट में ANE लगाते हैं। जब हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है तो हम लास्ट में एल्कीन, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, इस तरीके से लास्ट वर्ड यूज़ करते हैं। चले अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन क्या होगा? C2H4, ये स्ट्रक्चर है इथीन का। 2 बॉन्ड बने हुए हैं ना यहाँ पर, 2 बॉन्ड। ओके, अब चेन ब्रांचेस और रिंग्स के बारे में समझते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पर रूट वर्ड आपको दिए हुए हैं, 6 तक दिए हुए हैं। ठीक है, हेक्सा, इसके बाद सेप्टा होता है 7 पर। तो ये सबसे पहले आपको पहले रूट वर्ड समझने हैं। मैथ, अब इन्होंने सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो मैथेन हो जाएगा और फॉर्मूला CH4। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, इट मीन्स कि सैचुरेटेड है। इथेन, ये कौन से फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं? CnH2n+2। आप ये सब अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो ब्यूटेन क्या होगा? ब्यूटा कहाँ पर यूज़ करते हैं? C का नंबर जो 4 होगा। ठीक है, तो ब्यूटेन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्केलेटन ये हो सकता है C, इस तरीके से लंबी चेन जब बनती है उसको कैटेनेशन कहते हैं। यहाँ पर हम कार्बन की दूसरी चेन भी बना सकते हैं। ये मैंने बनाया C और यहाँ पर अलग अलग ये लगा दिया। तो बेटा नंबर तो इतना ही है। अगर आप देखो CnH2n+2 में, तो यहाँ पर कार्बन का नंबर अगर हम 4 रखें तो 4 to the 8 + 10, ये हो जाएगा H आपका 10। तो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूले में बेटा आपके 10 यही आने वाला है, C4H10। लेकिन डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाता है। इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। जब आपका केमिकल कंपाउंड सेम होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, वो आपके आइसोमर्स कहलाते हैं। यहाँ पर अब आप देखो, ये आपके पास क्या है? कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड है, लेकिन सबके बीच में क्या बना हुआ है? सिंगल बॉन्ड। जब इस तरीके से सिंगल बॉन्ड की चेन बनती है तो इसको हम कहते हैं साइक्लोस। और 4 के लिए हेक्सा लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन बेटा इन्हीं 6 कंपाउंड्स के 6 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला बन जाता है तो वो बेंजीन कहलाता है। वो अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसको अभी यहाँ पर दिया हुआ है। चलो इसको देख लेते हैं, C6H6। ये मैंने आपको बताया कि हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी है तो 4 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक कार्बन के पास की वैलेंसी टेट्रावैलेंस कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया है और ये कहलाता है आपका बेंजीन।
ना विल यू बी माई फ्रेंड, अब हम कार्बन से पूछ रहे हैं कि कार्बन क्या आप हमसे दोस्ती करोगे, बिकॉज कार्बन क्या होता है, ये बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट होता है, ये सिर्फ कार्बन के साथ ही कंपाउंड नहीं बनाता, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है जिनको हम हेट्रो एटम्स कहते हैं। ये आपका ऑक्सीजन के हेलोजन्स के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे एटम्स के साथ में कंपाउंड्स बना लेता है। अब यहाँ पर अगर हम हेट्रो एटम में देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिनको आप क्या कहते हो, हेलोजन्स कहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हेलो एल्केन्स बनाएगा क्लोरो ब्रोमो के साथ में। ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके फंक्शनल ग्रुप बेटा आपको सबको याद रखने हैं। OH, OH क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल के लिए। CHO, इसको आप CHO कहोगे, दो हाइड्रोजन, दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये इस तरीके से होता है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, ये इसको हम कीटोन ग्रुप कहते हैं, और यहाँ पर आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इनके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, जब अल्कोहल यूज़ करते हैं तो लास्ट में OL लगाते हैं, ऑल। एल्डिहाइड के लिए AL लगाते हैं, कीटोन के लिए ONE लगाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड लगाते हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में अगर हम देखें तो बेसिकली यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स। कार्बन एटम चेन बना लेता है जिसको कैटेनेशन कहते हैं, ये ब्रांच फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर दिखाती हूँ, CH3OH, OH लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, लास्ट में क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं, और सिंगल कार्बन है, कार्बन 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीथेनॉल, ओके। यहाँ पर C2H5 दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ओके। C3 है तो प्रोपेनॉल, C4 है तो ब्यूटेनॉल। इस तरीके से एक सिंपल सीरीज में चेन बना रहे, दैट इज होमोलोगस सीरीज। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो, CH4 मेथेन होता है, C2H6 इथेन होता है, तो यहाँ पर हर बार आपको CH2 यूनिट को ऐड कर देना है। इसके बाद अगर मैं C2H6 में CH2 यूनिट ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H8, और ये क्या कहलाएगा आपका, प्रोपेन, ओके। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। नाउ इनको हम होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। CnH2n किसके लिए होता है, इथीन, ब्यूटीन, ये सब सारे फॉर्मूले होते हैं आपके एल्कीन के लिए, ओके, एल्कीन के लिए। रूट वर्ड बेटा सब में सेम रहने वाला है। नाउ अब आपके पास है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ CH3OH, C2H5OH, C2H5OH एंड C3H7OH। इनके मॉलिक्यूलर मासेस में आपको डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इस तरीके से होता है ना, C6H12, यहाँ पर C6 और ऊपर 12 होता है, यानी कि 12 मास है, तो 12 + 3, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर हाइड्रोजन का 1। इस तरीके से आप ऐड करोगे अलग अलग के, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, अब कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रीफिक्स याद रखना है, सफिक्स याद रखना है, और उसके साथ साथ मेन चीज़ आपको रूट वर्ड याद रखना है। अगर आप देखो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कंपाउंड का केमिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीफिक्स में तो कुछ ऐड नहीं करना, उसके बाद हम देखते हैं रूट वर्ड क्या होता है, फिर लास्ट में देखते हैं सफिक्स में क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप कार्बन चेन बना रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि कितनी लंबी कार्बन चेन है, जितनी लंबी कार्बन चेन आपको मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या आपके रूल्स दिए हुए हैं। Identify the numbers of carbon atoms in a compound. A compound having 3 carbon atoms would have the name propane. अगर 3 कार्बन कंपाउंड होंगे तो नेम क्या देंगे, प्रोपेन। किस केस में, जब आपके पास सैचुरेटेड होगा, एल्केन वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, CnH2n+2 का फॉर्मूला फॉलो कर रहा होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या करते हैं हम, वहाँ पर या तो प्रेफिक्स उसका नाम देते हैं या फिर सफिक्स में देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम OL यूज़ करते हैं किसके लिए, अल्कोहल के लिए, AL यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के लिए। कहाँ पर प्रेफिक्स कहाँ पर सफिक्स लगाना है, इसको अभी पढ़ेंगे। नाउ अगर फंक्शनल ग्रुप में आपके यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका बिगिन होता है वॉवेल से, AEIOU से, तब आपको क्या करना है, कार्बन चेन को मॉडिफाई करना है, उसके लास्ट के E वर्ड को डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, मीथेन, NE, और यहाँ पर E को हटा देंगे हम और OL लगा देंगे, मीथेनॉल, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, प्रोपेन का E हटाएंगे, प्रोपेनॉन, ये किस केस में होता है, कीटोन ग्रुप के केस में, ओके। नाउ ENE और आयन किसके लिए लगाते हैं, एल्कीन और एल्काइन के लिए। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं। हेलो एल्केन्स में क्या क्या होता है, या तो क्लोरो या फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब आपके हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर Cl को हमने इंपॉर्टेंस दिया, क्लोरो आगे लगाया, दैट इज आपका प्रीफिक्स। प्रोप क्या हो गया आपका यहाँ पर रूट वर्ड, और N क्या हो गया सफिक्स।
इसी तरीके से ब्रोमो, तो ब्रोमो को हमने आगे इंपॉर्टेंस दिया। देन प्रो, रूट वर्ड, एन क्या हो जाता है यहाँ पर, एन क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। एल्कोहल के लिए ओ एल लगाते हैं सफिक्स में, तो प्रोपेनॉल। यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए ए एल लगाते हैं, तो प्रोपेनल। ठीक है, ये जो सी एच ओ है ये क्या है, ये सी एच ओ ग्रुप है एल्डिहाइड वाला। कीटोन, कीटोन में ओ एन ई, प्रोपेनोन। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, एल्कीन्स में ईन लगाते हैं, एल्काइंस में आइन लगाते हैं। ओके, अब आपको ड्रॉ करने हैं पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे। तो सबसे पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। इसके अकॉर्डिंग देखें तो C5 एंड 5 टू 10, 10 + 2 12 हो जाएगा, तो C5H12 ये होगा उसका कार्बन पेंटेन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब हमें बनाने हैं आइसोमर्स, तो आइसोमर्स कैसे बना सकते हो, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5। एक तो सिंपल चेन बन जाएगी, स्ट्रेट चेन। दूसरी आप क्या बना सकते हो, C, यहाँ पर H आप लगा लेना अपने इसके अंक के अकॉर्डिंग कहाँ पर लगेंगे। एक चेन आपकी ये बन जाएगी और एक आपका इस तरीके से बन जाएगा C में। तो ये आपके 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज, कार्बन की कौन सी ऐसी 2 प्रॉपर्टीज होती है जिसकी नंबर से इतना ह्यूज नंबर कार्बन कंपाउंड्स के हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो क्या होती है, कैटेनेशन, एक होती है कैटेनेशन और दूसरी होती है कौन सी, टेट्रावैलेंस। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा साइक्लो, साइक्लो यानी कि रिंग बनने वाली है, साइक्लो रिंग बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपके पास पेंटेन। तो देखो पेंटेन 5 कार्बन है, एन, एन यानी कि सबके पास सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ पर आपको कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जिन जिन के साथ में हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। इस तरीके से आपको ये बनाना है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इथेनोइक एसिड एंड ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सानल। तो बेटा ओइक एसिड कौन सा ग्रुप लगेगा, COOH। ठीक है, ईथ है तो कार्बन कितने होंगे, 2 कार्बन होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा जब भी ओइक एसिड होता है तो उसका ये वाला कार्बन भी हम ऐड करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3 COOH। ओके, इथेनोइक एसिड। ब्रोमोपेंटेन को देखें तो ब्रोमो में Br आने वाला है, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन आने वाले हैं और N यानी कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 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 एंड Br। ठीक है, ये Br बेटा लास्ट में नहीं है, ये पहले है, सबसे पहले ब्रोमोपेंटेन। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन होने वाले हैं और नॉन के लिए कौन सा कंपाउंड आता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, कीटोन। और कीटोन हमेशा आपका सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CO CH3, ये आपका ब्यूटेनॉन हो जाएगा। उसके बाद है हेक्सानल, तो ये सब आप मुझे बनाकर बताओगे। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कंबशन क्या होता है, जब कार्बन को किसी चीज़ के साथ जलाते हैं, जलाते इन द सेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा बर्निंग होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है। CH4 ये भी कार्बन कंपाउंड है, इसको बर्निंग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हुआ। CH3 CH2OH, ये इसका नाम क्या है ये आप मुझे बताओ, और ये सब आपके पास फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़, अच्छा ये देखना है यहाँ पर, व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ भी चलते हैं और फ्लेम के साथ नहीं भी चलते, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है देन आई विल टेल यू। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा, ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है इट हैज़ बीन फॉर्म फ्रॉम द बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। जो ज़मीन के अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो हमारी ज़मीन के अंदर जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी एनिमल्स थे, वो सब दब गए वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की प्रेजेंस में जियोलॉजिकल प्रोसेस हुए, तब जाकर वहाँ पर कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। आप इनको ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक वक्त आने पर ये ख़त्म हो जाएंगे ना। कोल इज़ द रिमेन ऑफ ट्री, फर्न्स, अदर प्लांट्स लाइव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये क्रस्ट हो जाते हैं अर्थ के अंदर एंड परहैप्स बाय द अर्थक्वेक। बिल्कुल श्योर नहीं हम इस बारे में, तो शायद अर्थक्वेक आया हो, कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हों वहाँ पर, और ये उससे प्रेस डाउन कर देते हैं लेयर्स को, अर्थ की लेयर से, रॉक से। ये डिके हो जाते हैं, कोल का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, 8th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल किस चीज़ से बना है, प्लांट्स या एनिमल से। पेट्रोलियम किस चीज़ से बना है, प्लांट्स या एनिमल से। ये दोनों आंसर आप मुझे ध्यान से कमेंट करके बताएंगे।
जब ये डाइड हो जाते हैं तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, नीचे सैंक हो जाती है और उसके बाद बैक्टीरिया इन पर अटैक करते हैं डेड रिमेन्स पर, और ये बेसिकली आपके रॉक्स में ऑयल में अनपेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ये कुछ एडिशन रिएक्शन है कि जैसे यहाँ पर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये 2 एल्किल ग्रुप हम यहाँ पर लगा देते हैं, निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस देंगे तो क्या फॉर्म होता है। ये बेसिकली बेटा ये बताया गया है कि अगर आप ईथीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इन सब को कोई सा भी आप यहाँ पर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम ब्यूटीन ले रहे हैं, ब्यूटीन को अगर आप निकल एज ए कैटालिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, ये टूट जाता है और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है। तो यहाँ पर हमने मिथेन की रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ में, तो CH3Cl फॉर्म हो गया और HCl बाहर निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल बच्चा क्या होता है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और बेसिकली इथेनॉल को जनरली हम अल्कोहल कंसिडर करते हैं। जैसे वाइन वगैरह में हम जनरली देखते हैं तो वहाँ पर अल्कोहल कंसिडर किया जाता है इथेनॉल को, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसका, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं सबका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट। ये अच्छा सॉल्वेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है, सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप में इसको यूज़ किया जाता है, फैंसिडिल कोरेक्स वगैरह में बहुत सारे टॉनिक्स इससे बनाए जाते हैं। इथेनॉल्स वाटर में भी सॉल्युबल होता है, एंड कंजप्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस, मतलब आपको हेलुसिनेशन ही कहेंगे, ड्रंकनेस होने लगती है। ठीक है, प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। ठीक है, सोशली ये वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस इसकी अच्छी बात नहीं है। नाउ अब आगे क्या करना है आपको, लॉन्ग टर्म कंजप्शन एल्कोहल का आपको हेल्थ प्रॉब्लम कर सकती है, इससे सिरोसिस बेटा हो जाता है, सिरोसिस जो आपके लीवर की प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना है इथेनॉल का कंजप्शन नहीं करना जब तक डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे, वो भी किसी प्रॉब्लम के केस में। नाउ अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराते हो तो सोडियम इथेऑक्साइड बनता है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जब भी आप इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट कराओगे, और यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड बनेगा। अगर आप इथेनॉल को हीट करते हो, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, 443 केल्विन में आप हीट करते हो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो इथीन बन जाता है। अब ये एल्कोहल आपको जो अफेक्ट करता है लिविंग बींग्स को, क्यों अफेक्ट करता है ये आपको पढ़ना है। ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर आप इसका कंज्यूम कर लेते हो तो आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि आपने खाना खाया, आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हुआ, आपका एब्जॉर्प्शन स्लो हो गया, और आपकी बॉडी को वो रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है न्यूट्रिएंट्स की, जिससे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपको क्या चीज़ें कब करनी है आप कोऑर्डिनेट करना भूल जाते हो, मेंटल कन्फ्यूजन होती है, ड्रॉविनोस हो जाती है आपको, ये सारी जो जितनी भी कंडीशंस है ये आपकी स्टक हो जाएंगी। ऐसे केस में आपको क्या करना है, इथेनॉल का कंजम्पशन नहीं करना है। इथेनॉल से ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, आपने पहले यूज़ किया है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओके, ना एल्कोहल को हम फ्यूल की जगह पर भी यूज़ करते हैं, तो इसको आप पढ़ना कि जैसे शुगर केन प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इथेनॉल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड कॉमनली यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड, एंड इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आप इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि 5 to 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का अगर आप वाटर में ऐड करते हो, जो विनेगर होता है उससे आप वाइडली प्रिजर्व कर सकते हो चीज़ों को, जैसे कि पिकल्स वगैरह को। यहाँ पर इसको बनाने का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, आप इथेनॉइक एसिड को हीट करोगे इथेनॉल के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में एस्टर फॉर्म हो जाएगा, और इसकी जनरली जो स्मेल होती है वो स्वेट स्मेलिंग स्मेल होती है। उसके बाद यहाँ पर आपका है सोप एंड डिटर्जेंट। कैसे आप सोप एंड डिटर्जेंट को फॉर्म करते हो, तो ये बेटा ऑयल की एक ड्रॉपलेट है। ठीक है, ऑयल की ड्रॉपलेट के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे सोप होते हैं, मैं आपको 1 by 1 बता रही हूँ। सोप मॉलिक्यूल आपके इनके 2 एंड्स होते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, जो पानी से लव करता है, मतलब पानी के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करता है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर के साथ, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब इनहिबिट करता है, जो वाटर को पसंद नहीं करता। जब भी हम सोप की सरफेस देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट होगा और फिलिक आपका अंदर वाला पार्ट होता है। अब इसमें हम देखें टेल जो आपकी प्रोट्रूड करती है आउट ऑफ द वाटर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक इसीलिए इसका पानी की सरफेस पर है, बाहर की तरफ पानी है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक है जो अंदर की तरफ होता है, टेल वाला पार्ट जो पानी को पसंद नहीं करता। तो जैसे ही यहाँ पर ये मान लीजिए
ये आपका कोई भी कपड़ा है और कपड़े के ऊपर कुछ ग्रीस डर्ट वगैरह लगी हुई है और आपने डिटर्जेंट यहाँ पर डाला, सोप डाला, डिटर्जेंट डाला, तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो बाहर वाला ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ रहेगा और हाइड्रोफोबिक जो गंदा वाला पार्ट, सॉरी जो आपका ऑयल वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आ जाता है, फोबिक वाला। और ये सारे अंदर वाले पार्ट एक साथ आ गए आपके। उसके बाद ये अंदर की तरफ इस तरीके से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो पानी को पसंद करने वाला है वो पानी की तरफ बाहर रहता है और यहाँ पर जितनी भी गंदगी है, ये गंदगी को इन्होंने उठाया, ग्रीस वगैरह को, और इसको इस तरीके से अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ये अंदर की तरफ जहाँ पर ऑयल है, जो ग्रीस है, उससे ऑयल वाला अटैच करेगा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, और बाहर की तरफ जो पानी के साथ पसंद करता है वो बाहर की तरफ अटैच करेगा। तो इस तरीके से एक स्मॉल मिसेली बन जाती है। और ये मिसेली क्या होती है, ये सॉल्यूशन में कॉलोइड सॉल्यूशन बना लेगी और आप उस तरीके से आयन आयन रिपल्शन होगा यहाँ पर और आप उसको बाहर रिमूव कर देंगे, जो भी आपकी ग्रीस वगैरह लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है आपके कपड़ों पर। ये जो सोप की मिसेली होती हैं ये एनफ होती हैं लाइट को स्कैटर करने के लिए, इसीलिए सोप सॉल्यूशन आपको क्लाउडी दिखता है। आपने देखा होगा ना क्लाउडी अपीयरेंस कब होती है। नाउ सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर के कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट होता है यहाँ पर, यह हमारी बेसिस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हर जगह ये मौजूद होता है। कार्बन में कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।